Welcome, friends, in our English class. Now, today we are going to complete the remaining part of the epitome of courage. We are discussing on the next topic of that lesson, epitome of courage, the second part. In earlier part, we were discussing on the black holes. That we discussed that John Hawkins have selected black holes as the topic for his PhD. And we also have watched the video on black holes, that how the black holes are present in the cavity or space. The black holes are just like the demon. राक्षसाप्रमाणे आहे. ज्याप्रमाणे राक्षस जसा खादाड असतो, त्याला सगळं खाऊन टाकतो, त्या पद्धतीने या ब्लॅक होलच्या कचाट्यामध्ये जे काही येते त्याला ते सगळं खाऊन टाकतं. म्हणजे कुठलाही ग्रह असो की काही असो. Now we will discuss on the topic in the meantime the disease work out and it is into Stephen's body and left him disabled. He began studying the concept of black holes. To get his PhD at this time, he was confined to wheelchair and rapidly losing the control on his hands and speech. The study of black holes sparked imagination and bright ideas. See, he made epoch statements. जेव्हा त्याने आपल्या PhD साठी कृष्ण विवर हा सब्जेक्ट निवडला आणि त्यातून जेव्हा त्याने त्याचे फाइंड आउट्स किंवा फाइंडिंग्स त्याने जे संशोधन केलं त्याचा जो रिझल्ट होता त्याबद्दल त्याने मांडलेल्या मतांना इथं काय म्हटलेलं आहे पहा, इपॉक मेकिंग स्टेटमेंट. म्हणजे दिस इज कॉल्ड ॲज इपॉक मेकिंग स्टेटमेंट. म्हणजे याला म्हणतात युग निर्माणकारी वाक्य. की ज्या ब्रह्मांडामध्ये ज्या वाक्यांमध्ये किंवा ज्या शब्दांमुळे उलथापालथ होईल, भयंकर काहीतरी घडेल. कारण की जे थिअरी आतापर्यंत लोकांना माहिती नव्हती, या दुनियेला माहिती नव्हती, त्याबद्दल हे जे हॉकिन्स आहेत ते मत मांडणार होते त्यांच्या अभ्यासातून. He shook and established the theories. Scientists believe that the universe began with a big bang. The scientists believed, शास्त्रज्ञांचा विश्वास होता की हे जग जे अजूनही कोडं होतं की नाही, आपलं हे जग कसं निर्माण झालं, या ब्रह्मांडाचा जन्म कसा झाला. तर it is created, the universe began with a big bang. Big bang. And what is big bang? Bang म्हणजे स्फोट आणि बिग म्हणजे मोठा. तुम्हाला माहिती असेल कदाचित की काही वर्ष अगोदर आपल्या जगातल्या बेस्ट शास्त्रज्ञांनी एकत्र येऊन ह्या जगाचा शोध, म्हणजे जगाचं निर्माण कसं झालं त्यासाठी एक पृथ्वीच्या पोटामध्ये एक भला मोठा खड्डा केला होता आणि त्या खड्ड्यामध्ये त्यांनी एक स्फोट घडवून आणला होता आणि त्याला म्हटलेलं आहे बिग बांग. आणि त्या स्फोटातून या ब्रह्मांडाचं उत्पत्ती कशी झाली त्याचं गूढ सस्पेन्स त्यांनी उकललं होतं आणि या थिअरीला म्हणतात बिग बांग थिअरी. आता ही जी थिअरी आहे या थिअरीवर सुद्धा माझ्याकडे एक व्हिडिओ आहे, तो आपण पाहू. बिग बांग थिअरीवर
हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है ना? पर इस दुनिया में सब अपनी रोज की जिंदगी में बिजी रहते हैं। हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है ना? पर इस दुनिया में सब अपनी रोज की जिंदगी में बिजी रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड जिसमें आप इतने सालों से रह रहे हो, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जितनी घटनाएं हुई है, उसकी शुरुआत कहां से हुई? वैज्ञानिकों को ये पता चला कि हमारा ब्रह्मांड चारों ओर से फैल रहा है। ये ब्रह्मांड हर एक सेकंड साइज में बढ़ता जा रहा है। तो ये जानने के लिए कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, हमें सिर्फ समय को रोकना होगा और पीछे जाना होगा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, कुछ ज्यादा ही पीछे। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले ये है हमारा अनंत ब्रह्मांड। सब कुछ इस परमाणु से भी छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी होने वाला है, इस ब्रह्मांड में जो भी घटना घटने वाली है, सब इसमें मौजूद है। इस ऊर्जा के गोले के अंदर, जहां पर समय का कोई अस्तित्व नहीं है। पर अभी दुनिया जिसे हम जानते हैं, वो सब की शुरुआत होने वाली है। किसी रहस्यमय कारण के चलते एक एटम के साइज से भी छोटा ब्रह्मांड अचानक अपने अस्तित्व में आया। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। इस समय आप जो ब्लास्ट होते हुए देख पा रहे हो, ये सब ऊर्जा है, प्योर एनर्जी। ये ऊर्जा पूरी तरह से फैल गई और इसी समय स्पेस का जन्म हुआ और साथ ही साथ समय अपने अस्तित्व में आया। ये शुद्ध ऊर्जा यानी एनर्जी करोड़ों साल तक फैलती रही और ये ऊर्जा इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी होने लगी और इसी ऊर्जा के चलते मैटर का फॉर्मेशन हुआ, अरबों छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में, जिसे हम एटम कहते हैं। क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब चीजों का फॉर्मेशन हुआ। असल में दो प्रकार की चीजें बनी थी। आधी थी मैटर, मतलब वो परमाणु और बाकी चीजें जिससे ये दुनिया बनी है, जिससे आप बने हो। और दूसरा ग्रुप था एंटी मैटर, जो मैटर का ऑपोजिट है। और क्योंकि एंटी मैटर मैटर का विपरीत है, इसलिए जब वो आपस में मिलते हैं तब वो एक दूसरे को खत्म कर देते थे। पर फॉर्चुनेटली मैटर एंटी मैटर से थोड़ा ज्यादा था। सब खत्म होने के बाद एक मैटर का गोला बच गया था और उसके विपरीत और कुछ नहीं था जो उसे खत्म कर सके। इसलिए उसका विस्फोट हो गया, जो कि हम लोगों के लिए बहुत लकी था, क्योंकि इसी एक गोले से अब पूरी दुनिया बनने वाली है। इसी एक मैटर के गोले के चलते तारों और ग्रहों वाला ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। शुरू की बिग बैंग के चलते ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और मैटर के गोले के इस विस्फोट के चलते ब्रह्मांड की अंदर की चीजें अस्तित्व में आई। उस गोले के ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ ठंडा हुआ और आखिर में जाकर सब कुछ बनना शुरू हो गया। धूल जैसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम करने लगा। उस फोर्स के चलते हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। और ये फोर्स कोई और फोर्स नहीं, ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में ज्यादातर हाइड्रोजन के एटम्स एग्जिस्ट करते थे। गुरुत्वाकर्षण बल जगह जगह उस हाइड्रोजन के परमाणु को आपस में कॉम्प्रेस करने लगा। जिस जगह हाइड्रोजन के परमाणु गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आते थे, उस जगह का तापमान लाखों डिग्रीज तक पहुंच जाता था। कॉम्प्रेस होते होते जब एक जगह की टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्रीज तक पहुंच गई, तब एक प्रक्रिया शुरू हो गई जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकली और उसी समय कुछ ऐसा दृश्य हुआ। इस ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया। सूर्याचा जन्म झाला। फिर इस तारे को अपना एक दोस्त मिल गया और इसी प्रक्रिया से शुरुआत में 200-300 तारे बने और लाखों साल के अंतराल करोड़ों तारे अस्तित्व में आ गए। जी हाँ, यही वो तारे हैं जो आप रात को आसमान में देखते हो।
वो ब्रह्मांड के शुरुआत में इसी तरह बने थे। धीरे धीरे ये तारे गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आने लगे। वो आपस में एक ग्रुप में रहने लगे और अरबों तारों का समूह इस ब्रह्मांड में दिखने लगा और अलग अलग शेप और साइज के ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। वो नजारा कुछ ऐसा दिखता है और इन्हें ही कहते हैं गैलेक्सीज। इसी तरह लाखों, करोड़ों और अरबों गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाओं का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सीज के समुद्र में कहीं बीच में एक ऐसी गैलेक्सी बनी और इस गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे, यानी वो गैलेक्सी जिसमें हम और आप मौजूद हैं। इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद थे, पर कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ था जो कि स्पेस में तैर रहा था। पर हजारों साल के अंतराल में ग्रेविटी अपनी पावर दिखाने लगी। जो डस्ट मौजूद थी वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के चलते आपस में सामने आने लगी और इसी परिस्थिति के बीच में बहुत सारे प्लैनेट्स यानी ग्रह बनने लगे। सारे एस्ट्रॉइड जैसे दिखने वाले टुकड़े ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे। और इन्हीं ग्रहों के बनने के दौरान एक रॉकी प्लैनेट भी बनने लगा, यानी ऐसा ग्रह जिसका सतह सॉलिड था और किसे पता था कि इसका नाम होने वाला है अर्थ यानी धरती, जिसमें आपका और मेरा जन्म होने वाला है। सॉलिड टुकड़े आपस में जुड़ के प्लैनेट तो बन गए, पर जो बचे खुचे प्योर हाइड्रोजन के एटम्स थे वो भी आपस में मिलने लगे। और जैसा कि मैंने तारे के निर्माण के बारे में बताया था, बिल्कुल वही घटना यहाँ भी हुई। कुछ बचे हुए हाइड्रोजन के एटम से एक छोटा सा तारा बनने लगा। सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगे और इतनी टेम्परेचर बढ़ गई कि न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई। एक नया तारा जिसका नाम है सूरज, उसका जन्म हो गया। जब ये सूरज बना तब ये एक बहुत ही तेज सोलर विंड को इरप्ट किया, जिसके चलते बाकी सारे धूल के कण सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बाहर चले गए और सौर मंडल में वही 8 ग्रह और बाकी उपग्रह बच गए जो कि साइज में बड़ी थी। और सौर मंडल वैसा दिखने लगा जैसा वो अभी दिखता है। सोलर सिस्टम के बाहरी तरफ बहुत सारे गैस के प्लैनेट्स बन चुके थे, जैसे जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस यानी अरुण ग्रह और नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। और सोलर सिस्टम के अंदर के तरफ इन रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हो गया था, यानी ठोस सतह वाले ग्रह जैसे मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह, वीनस यानी शुक्र ग्रह, मार्स यानी मंगल ग्रह और आखिर में हमारी प्यारी सी धरती। और यही वो धरती है जिसके इतने बड़े सतह पर से एक जगह पर बैठ के आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आपके जन्म के पहले इस ब्रह्मांड में इतना कुछ घट चुका है। बिग बैंग से जन्मा वो मैटर और उस मैटर से जन्मा ये तारा और इस तारे के बाद ग्रहों की उत्पत्ति और इसी के चलते आपका जन्म। यही थी आपके और आपके पहले की कहानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चॅनल को सबस्क्राईब जरूर करना। तर मित्रांनो, आता आपण पाहिलं की कशा प्रकारे एका मोठ्या स्फोटातून या पृथ्वीचा जन्म झाला। नाव स्टीफन हॉकिन्सने याबद्दल काही स्टेटमेंट केले आणि त्यांनी ते एका नियमात मांडले आणि त्याचं नाव आहे लाय अल्जेब्रा। थ्रू द कन्फाइन अ व्हीलचेअर, खुर्चीला खिळून राहिलेले, विथ नो कंट्रोल ऑन हिज बॉडी सेव अ फिंगर विथ द कम्प्युटर टू हेल्प एक्सप्रेस हिज थॉट। म्हणजे स्टीफनची अवस्था अशी होती की ते खुर्चीला चिटकलेले होते। याचा अर्थ विदाउट चेअर ते काही करू शकत नव्हते। ओनली ही सेव्स फिंगर्स, त्याचे बोट थोडे काम करत होते आणि
त्यामुळे he could work on the computer to help to express his thought. Dr. Hawkins is an authority of a profound subject of science. त्यांना विज्ञानाचं सखोल ज्ञान होतं. न्यूमरस ऑनररी, आता त्याच्यामुळे त्यांनी काय केलं पहा, त्यांच्या मोठ्या अभ्यासामुळे या शास्त्रज्ञाचं अगदी त्यांनी बिग बँग थिअरी मांडल्यामुळे हे जगप्रसिद्ध सायंटिस्ट ठरले आणि त्याच्यामुळे त्यांच्यावरती न्यूमरस अवॉर्ड म्हणजे बरेचसे सन्मान त्यांना मिळाले आणि त्यामध्ये ही गॉट द डॉक्टरेट, त्यांना त्या विषयाची PhD मिळाली. अँड ही हॅव बीन बेस्टोड ऑन हिम, म्हणजे बऱ्याचशा डिग्र्या त्यांना विद्यापीठाने प्रदान केल्या. अँड ही ऑल्सो गॉट द फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसायटी. आता या ठिकाणी आपल्याला या लेफ्ट पेन मध्ये, राईट पेन मध्ये एक प्रश्न विचारलेला आहे. इन स्पाइट ऑफ नो कंट्रोल ऑन हिज बॉडी, हाऊ डिड हॉकिन्स एक्सप्रेस हिज आयडिया. म्हणजे त्याच्या शरीरावर कंट्रोल नव्हता तर ते आपल्या भावना कशा व्यक्त करत होते. युझिंग हिज, जे कलर मध्ये केलेलं आहे ना, दिस इज द आन्सर. सो युझिंग हिज फिंगर विथ द कम्प्युटर टू हेल्प टू एक्सप्रेस हिज थॉट. ओके, तर असा तो आपले विचार व्यक्त करत होता. नाउ ही गॉट द फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसायटी अँड मेंबर ऑफ US नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्स. In spite of being considered Einstein's equal, बघा त्यांना आइन्स्टाईनच्या इक्वल संबोधलेलं आहे. इक्वल इन इंटेलिजन्स, म्हणजे आइन्स्टाईनचा जो शास्त्रज्ञ आहे आइन्स्टाईन यांचा जगामध्ये जर समजा शास्त्रज्ञांच्या रँकिंग मध्ये नंबर लावला आपण, तर आइन्स्टाईनचा मेंदू हा सर्वात हुशार मेंदू जगात संबोधला जातो. आणि त्यांच्या इक्वलने, त्यांच्या बरोबरीनं एक डॉक्टर स्टीफन हॉकिन्सचा नंबर लागतो. ओके, सो आता इथे त्यांच्या क्वालिटीज व्यक्त केलेल्या आहेत पहा. इन स्पाइट ऑफ बीइंग कन्सिडर आइन्स्टाईन्स इक्वल इंटेलिजन्स, डॉक्टर हॉकिन इज अ व्हेरी हंबल मॅन. बघा, इतकी मोठी हुशारी होती पण थोडासाही गर्व नव्हता. ही वॉज अ हंबल मॅन, नम्र होते ते. आणखी दुसरी क्वालिटी तर सांगितली, सिंपल मॅन अँड डाऊन टू अर्थ मॅन. डाऊन टू अर्थ म्हणजे अतिशय नम्र. तर या तिन्ही गोष्टीचा अर्थ एकच आहे. हंबल मॅन, सिंपल अँड डाऊन टू अर्थ, दीज आर द क्वालिटीज shows Stephen Hawking's qualities are shown here. Now he has authored many books. Now look at this. He has authored. आता author शब्द आपल्याला माहिती आहे. Author means लेखक, बरोबर. पण इथं या शब्दाला लागलेला आहे ED. याचा अर्थ हा शब्द आता नाउन नाहीये. इट इज वर्किंग ऍज अ व्हर्ब. टू ऑथर म्हणजे राईट. आता इथं याला ED लागलेला आहे म्हणजे पास्ट पार्टिसिपल आहे, म्हणून आपण त्याचं इथं मिनिंग काय लिहिलं, रोट. तुम्ही सुद्धा लिहून घ्या. ऑथर म्हणजे, ऑथर्ड म्हणजे रोट, लिहिलं. काय लिहिलं त्यांनी, मेनी बुक्स. कशावरचे, डीलिंग विथ द ऑसम आयडियाज कीपिंग अ लेमॅन इन माइंड. म्हणजे एका सामान्य माणसाला समजलं पाहिजे, लेमॅन म्हणजे कॉमन मॅन, एका सामान्य माणसाला समजलं पाहिजे अशा दृष्टिकोनातून त्यांनी पुस्तकं लिहिली. ओके, हिज रायटिंग, आता त्याचं लिखाण बघा, त्याच्या लिखाणाच्या शैलीबद्दल सांगितलं. हिज रायटिंग इज फुल ऑफ विट. त्यांच्या लिखाणामध्ये, शास्त्रज्ञ होते ते, पण तरी सुद्धा त्यांच्या लिखाणामध्ये तुम्हाला काय सापडतंय, विट. विट म्हणजे ह्युमर, विनोद, हसवतात ते आपल्याला. अँड विट अँड ह्युमर काय सापडतं, विट अँड ह्युमर. हिज स्टाईल इज ल्युसिड. त्यांची लिखाणाची स्टाईल जी आहे अतिशय सोपी. ल्युसिड म्हणजे इझिली अंडरस्टँडेबल. अँड नॉन सायंटिस्ट कॅन ऑल्सो अंडरस्टँड. म्हणजे ज्याचं सायन्स नाही
किंवा जो शास्त्रज्ञ नाही, he can also understood his language. आता तिथे he is discussing about, इथे सांगितलेलं आहे his book A Brief History of Time. Brief History of Time. Brief History of Time. What is Brief History of Time? Brief History of Time is a book written by Stephen Hawkins. ज्याच्यामध्ये त्याने बिग बँग थेअरीची मांडलेली आहे आणि थिअरी मांडलेली आहे आणि ब्लॅक होल कृष्ण विवराबद्दल त्यांनी मोठमोठे पूर्ण पुस्तक त्याच्यावरती डिपेंड आहे, लिहिलेलं आहे त्यांनी. ओके, सो दिस इज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हिज टाइम अँड दिस बुक इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ अवर टाइम. आणि हे कसं पुस्तक झालं? वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक, म्हणजे या पुस्तकाच्या इतक्या प्रती खपल्या, सर्वात जास्त विक्री झाली त्याची त्या काळातलं. ऑन बीइंग आस्क्ड हाऊ ही फील, त्यांना विचारण्यात आलं, समजा विचारण्यात येते की तुम्हाला कसं वाटतं, हाऊ यू फील हॅव्हिंग द ड्रेडफुल ALS, म्हणजे एवढा भयंकर रोग तुम्हाला आहे, तुम्हाला का, व्हॉट युअर फिलिंग्स? डॉक्टर हॉकिन्स quintessence of optimism and hope says, optimism means state of having positive belief. Okay. State of positive belief. पॉझिटिव्ह बिलीफ म्हणजे, पॉझिटिव्ह म्हणजे सकारात्मक आणि बिलीफ म्हणजे विश्वास. तर त्यांचा सकारात्मक विश्वास, होप दॅट नॉट व्हेरी डिफरंट फ्रॉम द रेस्ट, आय ट्राय अँड लेड अ नॉर्मल लाईफ एज पॉसिबल. ओके, मी सगळ्यात जेवढं होईल तेवढं साधं जीवन जगण्याचा प्रयत्न केला आहे. अँड नॉट थिंक ऑफ माय कंडिशन. बघा, मी माझ्या कमीपणावर, अपंगपणावर रडत बसलो नाही, तर मी त्या गोष्टीची चर्चाच केली नाही. रादर आय फोकस ऑन माय टॉपिक. सो आय फोकस ऑन माय टॉपिक अँड देन इट प्रिव्हेंट मी फ्रॉम डुईंग विच आर not many. Dr. Hawkins firmly believes that in the next millennium, science will discover the core secret of universe. आणि त्यांचं म्हणणं खरं झालं. आज शास्त्रज्ञांनी शोध लावला आणि तो जो कण आहे या बिग स्फोटामधून जो निघाला, त्या स्फोटाला मधून जो कण निघाला ज्याने पृथ्वीची उत्पत्ती झाली, त्याला नाव दिलेलं आहे गॉड पार्टिकल्स, देव's कण. The Dr. Hawkins firmly believes that in the next millennium, the science will discover the core secret of universe and its origin, and definitely the science have find out, and it may be even predict the ultimate demise. तर त्यातून त्यांनी या जगाबद्दल, जगाच्या उत्पत्तीबद्दल नवीन संशोधन किंवा मतं ते मांडतील. म्हणजे त्यांचं कोणाचं, डॉक्टर स्टीफन हॉकिन्स पुस्तक सुद्धा त्याला मदत करेल. अँड लाईक डॉक्टर हॉकिन्स, देर आर मेनी पीपल हू डिस्प्ले एक्झेम्पलरी करेज इन द लाईव्ह. तर डॉक्टर हॉकिन्स यांच्याप्रमाणेच असे बरेचसे लोक सुद्धा आहेत जे शास्त्रज्ञ आहेत किंवा दुसरे स्पोर्ट पर्सन्स आहेत, कोणी ऑथर्स आहेत, हू इन्स्पाइट ऑफ बिईंग डिसेबल, त्यांच्यामध्ये अपंगत्व असून सुद्धा दे ट्राय टू डू देअर बेस्ट. त्यांनी आपल्यातलं जे चांगल्यात चांगलं आहे ते जगाला देण्याचा प्रयत्न केला. अँड instead of crying on the handicapness, they gives much more to the society. And this is all about the lesson, my friends. Now, whatever the
questions are under the heading English workshop. Do, my friends, write it in your notebook. And I also earlier told you that to click or photo them and WhatsApp to me so that I can see that you have done your homework under the heading English workshop. Thank you, friends. We will end here. Thanks.